इस सदन में सरकार की तरफ से कोई जवाब महंगाई बेरोजगारी का नहीं आया। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी वैसी ठप हैं। छात्र संघ में आज भी बच्चे वैसे ही बैठे हैं। नहीं, आप क्या कहना इसलिए इस सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। अब के सावन में शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कुछ इस तरीके का रहा। आपने देखा कि पूरा सत्र वॉकआउट की भेंट चढ़ गया। विधायक पहुंचे और प्रस्ताव भी कुछ पारित हुए। एक दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर सदन बुलाया गया, लेकिन क्या यह प्रमुख विपक्षी दल सपा ने गंभीर आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट किया और पदयात्रा कर जनता को ये बताया कि साहब यूपी में सरकार विपक्ष की सुन नहीं रही है। सपा विधायकों का खुला आरोप था कि उनके सवालों के जवाब दिए नहीं जा रहे हैं। जो जवाब दिए जा रहे हैं वह तथ्यों से परे हैं, ये विपक्ष का कहना है, जबकि सरकार का दावा है कि वह किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। और मुझे अच्छी तरह याद है ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जब पहले दिन जो सदस्य दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानसून सत्र में सरकार विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष झूठ बोल रहा है, ये आज सरकार की तरफ से कहा गया, और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, ये भी सरकार ने की तरफ से कहा गया। यानी कि सरकार ने भी गेंद जनता के पाले में डाल दी। सवाल यही है कि सदन का सत्र लोकतंत्र की आत्मा है। सत्र में विपक्ष के सवालों और आरोपों पर सरकार को सही जवाब देना ही पड़ता है। यही सिस्टम कहता है, यही संविधान कहता है, यही विधायी व्यवस्था कहती है, यही लोकतंत्र कहता है। लेकिन सरकार का आरोप है कि विपक्ष जबरदस्ती अड़ंगेबाजी कर रहा है। तो कुल मिलाकर मंथन आज इसी पर, और इसी पर आज 19 तारीख को ये सदन शुरू हुआ था। एक दिन जो दिवंगत सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि देने में पहला दिन उनके नाम समर्पित रहा, उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये व्यवस्था भी है, यह ऐसा दस्तूर भी है। उसके बाद एक दिन महिलाओं को सदन में बोलने के लिए आरक्षित किया गया था। कुल मिलाकर कुल जमा 3 दिन जो बचे उनमें हुआ क्या, कुल जमा हासिल क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। आज भी इस बात को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, विधानसभा से निकलकर बाहर आ गए और उसके बाद पार्टी कार्यालय तक मार्च कर दिया उनके विधायकों ने, और कहा कि भाई सरकार जवाब नहीं दे रही है। आपने सुना इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कि किस तरीके से विधानसभा का यह दृश्य रहा। अखिलेश ने कई सवाल पूछे, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, रोजगार की बात की, दवाओं की बात की, बिजली की बात की, किसानों को मुफ्त बिजली पर तीखे सवाल किए। इस तरीके के तमाम मुद्दे आए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कोई माकूल और ठीक ठाक जवाब नहीं दिया। कुछ बयानात सुनिए विपक्ष के नेताओं के। और सबसे पहले बिजली पर जो अखिलेश यादव ने सवाल किया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव कैंपेन कर रही थी तो जो उनका संकल्प पत्र था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि किसानों को पूरी तरीके से फ्री बिजली दी जाएगी, उनको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अभी तक 6, 8, 7 महीने सरकार को हो गए, अभी तक किसानों को मुफ्त बिजली वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ, बल्कि उनसे बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं। मीटर लगे हैं उनके यहाँ, जो जहाँ नहीं लगे वहाँ लगाए जा रहे हैं। तो इस पर अखिलेश यादव ने विधानसभा में सवाल पूछा कि भाई सरकार कब ये वादा पूरा करेगी। जवाब सुनिए। तेजी से हम आगे बढ़ा। प्रश्न संख्या 6 माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी। अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग से जुड़ा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जिस समय समाजवादी सरकार ने अपने समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा
कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में किसानों को यह भरोसा दिलाया कि उनको फ्री बिजली उपलब्ध होगी, कि उनको फ्री बिजली उपलब्ध होगी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि उन्हीं की पार्टी के बड़े नेताओं ने ये जनता में कहा और खासकर किसानों को भरोसा दिलाया उन्हें फ्री बिजली उपलब्ध होगी, क्या वो दे पाएंगे? क्या वो दे पाएंगे? वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे। नहीं, फिर भी एक बार और आ जाए बता जवाब। दिया, नहीं, एक बार जवाब और आ चुका है, उन्होंने कह दिया कि नहीं दे पाएंगे। अखिलेश यादव मुतमईन होना चाहते हैं कि भाई अध्यक्ष जी, महाना जी एक बार और कह दें, वो एक बार और कह दें। वो महाना जी कह रहे भाई वो कह चुके हैं नहीं दे पाएंगे, 2 टूक मना कर दिया कि मुफ्त में बिजली नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या ये भी जुमला निकला? विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि भाई ये भी जुमलेबाजी किसानों के साथ भी हो गई। बड़ी अजब स्थिति है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल बहुत सारे वादे करते हैं, बड़े प्रमुख वादे करते हैं, और उसके बाद अब क्या हुआ ये विधानसभा के अंदर आपने देखा कि वो कह रहे हैं, सरकार के जो बिजली मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुफ्त में बिजली नहीं दे पाएंगे। अब क्या कर लेंगे आप? सरकार तो आपने चुन ली 5 साल के लिए, क्या हो सकता है? विपक्ष के पास हंगामा करना, अपने अधिकारियों के लिए प्रदर्शन करना, जनता के लिए प्रदर्शन करना, और क्या बचता है? विपक्ष के जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन लोगों ने इस पूरे जो मानसून सत्र पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही वो सुनिए। माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने सड़क पर जो है वो सदन लगाकर जो है श्री गणेश किया था, और निश्चित तौर के ऊपर जो समापन हुआ है वो भी सड़क पर हो गया। सर, कैसा रहा मानसून सत्र? मानसून जन समस्याओं को जितना उसमें होना चाहिए, उठना चाहिए, छोटा सत्र होने के नाते और सरकारी दल की विपरीत परिस्थितियों के नाते उतना नहीं हो पाया। ये सब प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। जब आप ही लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, बार बार सड़क पे आ रहे हैं, तो कहाँ से आए? अच्छा, सदन इसलिए है कि आप सही बात उसमें बोलेंगे, सही बातें करेंगे, सही बात। जब आप कुछ सुनते ही नहीं तो उसे बढ़ने क्या मतलब है? लोग जो बात कह रहे हैं सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर हम लोगों के पास कोई रास्ता और नहीं है कि हम लोग सदन का बहिष्कार करने का कार्य करें। हम लोगों ने ये मांग करी, जो सदन को चलाने के लिए बनी हुई है कार्य समिति, उसके हम सदस्य हैं, और हम लोगों ने कहा सदन बढ़ाया जाए, लेकिन आज सदन को ख़त्म कर रहे हैं। आज विधानसभा के अंदर 48 साल के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलेगा तो विपक्ष नहीं होगा। 48 साल पहले जब देश में आपातकाल लगा था, हम लोग 20 महीने जेल के अंदर बंद थे, हम लोग जेल में बंद थे, तब विधानसभा की कार्रवाई ऐसे होती थी जैसे आज हो रही है कि मुख्यमंत्री आज बोलेंगे लेकिन विपक्ष नहीं होगा। ये जनता में संदेश जाएगा कि सरकार दमन और जुल्म से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है, लेकिन हम लोग सड़क से विधानसभा तक और विधानसभा से सड़क तक संघर्ष करने का काम करेंगे। पूर्व विधायक सोलंकी जी और बिलारी से विधायक फहीम अहमद हमारे साथ हैं, युवा हैं। और कैसा रहा आज का पदयात्रा? बहुत अच्छा रहा। बधाई आप लोगों को भी कि आपने हमारी आवाज़ जो हमने जनता के लिए उठाई थी, आपने अपने चैनल के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाया, देश विदेश में लोगों को दिखाया, और ख़ास तौर से यूपी की जनता को दिखाया कि ये जुर्मी सरकार है, इनसे अगर कोई लड़ सकता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र श्री अखिलेश यादव जी और उनके सिपाही जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, चाहे वो महिला की शक्ल में हो, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो, चाहे सीनियर हो, चाहे उम्र दराज हो, हर वो विधायक ने उतना ही किलोमीटर पैदल चले जितना हमारे रास्ते थे, जोश, जुनून और ताकत के साथ चले। क्या आकस्मिक निर्णय था, और अगर ये निर्णय लिया गया है तो क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया कि देखिए, उस दिन हम लोगों को पैदल जाना चाहते थे विभिन्न मुद्दों को लेकर के। जो विभिन्न मुद्दे इस समय जनता परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, छात्र संघ है, और तो और हमारे यहाँ एक मुद्दा जनपद बिजनौर में 17 गाँव के लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। 17 गाँव के लोगों की ज़मीन जो है सरकार अपने उसमें सरकारी ज़मीन में निहित कर रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जाना चाहते थे, मैं उस दिन नहीं जाने दिया। तो हमने उस दिन नहीं जाने दिया तो आने से थोड़ी रोक सकते हैं। तो आज हम लोग पैदल निकल करके
सड़कों पर निकल के उन मुद्दों को कैश करने की कोशिश की है और ये समाजवादी पार्टी का दायित्व है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उस दिन नहीं कर पाए तो आज कर दिया। ये धोबी पिछाड़ वार के तौर पर देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी अब बता रहे हैं सड़क पर उतर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव जी, नेता हैं, अब माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमेशा सड़क पर जनता की आवाज़ उठाती रही है। वो विपक्ष वाले क्या क्या आरोप लगाते हैं वो जाने हैं, लेकिन हम लोग हमेशा सड़क पर जनता के लिए लड़ते रहे, लड़ते रहेंगे। 33 साल में पहली बार बाढ़ भी हुआ है, सूखा भी हुआ, तो ये अपने आप में गंदा और गलत काम है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय अखिलेश जी ने जो फैसला लिया बहुत शानदार इतिहास है और आज बहिष्कार और विरोध का तारीख और इतिहास का दिन था और लोकतंत्र में हमको संदेश देना होता है। हम आपके सवाल पर, छात्र बैठे हैं, आज महंगाई में, कोरोना में आप 40% फीस वृद्धि कर दे रहे हैं। अब ये पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप इतना फीस बढ़ा दे रहे हैं। मोदी जी जब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा आमदनी GST कई सौ गुना बढ़ गया, तो रुपया जा कहाँ रहा, अदा नहीं किया जा रहा है। तो इन सब सवालों पर ये विरोध हुआ, इसलिए हमने विरोध किया। सर ये लोकसभा के चुनाव को किस तौर पर देख रहे हैं? कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता कभी कभी चुनाव लड़ती है। 24 में हिंदुस्तान की जनता चुनाव लड़ेगी और तब ये तो 77 में भी जनता विपक्ष था ही नहीं, जेल से ही गर्व से पैदा हो गई पार्टी। बहुत ही पुराने समाजवादी नेता और इमरजेंसी भी जेल में रहे मौजूदा लखनऊ के विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि भाई 48 साल बाद ऐसा मौका आया है जब सदन में विपक्ष नहीं है और मुख्यमंत्री भाषण देंगे या भाषण दिया। ये उस वक्त का बयान है उनका जब मुख्यमंत्री ने सदन में भाषण नहीं दिया था, सदन को संबोधित नहीं किया था, उस वक्त का। तो ये पहला मौका उनके मुताबिक है कि 48 साल में बिना विपक्ष के मुख्यमंत्री सदन में बोले हैं। उन्होंने इसकी तुलना इमरजेंसी से भी करने की कोशिश की। अभी कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि अगर सदन में विपक्ष का जो आरोप है कि सरकार उसे बोलने नहीं देगी, जनता के सवालों का जवाब सरकार देगी नहीं, तो फिर मसला क्या है, फिर सदन की जरूरत क्या है? ये विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार कह रही कि भाई सवाल पूछो, आप हंगामा पॉलिटिकल माइलेज के लिए करते हो। तो दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। तो फिर अब सवाल यही है कि जब सब कुछ जनता को तय करना है, सवाल यही है कि जब सब कुछ जनता को तय करना है तो और सदन के बजाय अगर सड़क पर ही सब कुछ तय करना है तो फिर सदन, सड़क, फिर सदन, सत्र, विधायक, सवाल जवाब की जरूरत क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जनता खुद ही सब कुछ तय कर लेगी और तय करती भी है चुनाव में। 5 साल के लिए वो तय करके दे देती है लोगों को कि वो हमारे नुमाइंदे हैं ये लोग और ये काम करें। लेकिन जब ये स्थिति है कि सवाल जवाब, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं, मानसून सत्र, समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे थे हम लोगों ने सत्र बढ़ाने की बात कही, सत्र खत्म कर दिया गया, तो 3 दिन भी काम की बात नहीं हुई। एक दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि वो बनता ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण था, अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है, होना ही था। उसके बाद 19 से लेकर आज 23 तारीख है, सदन खत्म। जनता की बात कहाँ हुई, बिजली की बात कहाँ हुई, पानी की बात कहाँ हुई, मुद्दों की बात कहाँ हुई? हुए नहीं। तो सब कुछ अगर सदन में कुछ तय नहीं होना है, सब कुछ सड़क पे आना है, समाजवादी पार्टी धरना सड़क पर देगी, वो कह रहे भाई सदन में अगर किसी सवाल का जवाब नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर सदन में रहने का मतलब क्या है? हम सड़क पे चलते हैं। ये बड़ी अजीब तरीके की स्थिति है और इसी स्थिति को लेकर आज हम मंथन कर रहे हैं और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसे मैं बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानता हूं। और लोकतंत्र के लिए ये स्थिति अगर यही सब कुछ चलता रहा, एक दिन जनता का विश्वास भी डिगेगा, लोकतंत्र से उठ जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन डिगेगा और जनता की नज़र में सदन, सत्र महज एक औपचारिकता ही बचेंगे। इसलिए सोचने की बात है और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबको हमें वास्तव में सदन की प्रासंगिकता बनाए रखनी होगी और जनता के मुद्दों को एड्रेस करना होगा। वास्तव में उस मूल अवधारणा पर लौटना होगा कि सदन की मूल अवधारणा क्या थी, सदन क्यों, इस मूल अवधारणा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। मंथन में मेहमानों का परिचय करा देते हैं। मंथन में देश के जाने माने संपादक, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार
राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद। शलभ यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। बीडी नकवी साहब राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, विद्वान हैं। बीडी नकवी साहब का ये बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी पंडित शर्मिला जी कर रही हैं, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद। और हमारे राजनीतिक संपादक सभी हैदर जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस सदन को अपनी पैनी राजनीतिक दृष्टि से देखा, जो घटनाक्रम हुआ। और हमारे ब्यूरो चीफ अपूर्व जायसवाल जुड़ गए हैं, अपूर्व ने विधानसभा का सत्र कवर किया है। सभी मेहमानों का एक तरीके से मुझे लगता है औपचारिक परिचय हो गया है, और अगर कोई बचा है तो उनका भी मैं दर्शकों से परिचय करा रहा हूं। पहला सवाल, चूंकि सभी और अपूर्व से एक दो सवाल छोटे से लेके हम उन्हें मुक्त करेंगे, फिर आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपूर्व, जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो मानसून सत्र है बड़ी जल्दबाजी में ख़त्म हो गया, और जब सब कुछ सड़क पर तय होना है, सदन में कोई बात ना कहनी है, ना सुननी है, ना बननी है, तो ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आज हम मानसून सत्र खत्म हो गया, 3 दिन भी काम की बातें नहीं हो पाई वहाँ पर, और जो मूल मुद्दे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो इस सदन को आज समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता कह रहे थे, रविदास मेहरोत्रा, की ये 48 साल में पहला ऐसा अवसर है जब बिना विपक्ष के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं। अपूर्व जी, जिस तरीके से इस सत्र का शुरुआत हुई थी, अगर देखा जाए तो इसमें जो विधेयक, जो अध्यादेश थे पूर्व के, उन्हें केवल पास कराना एक सरकार की मंशा नजर आया। सीधे तौर पर अगर कहें सर, तो इसमें इस सत्र में जो अपने विधेयक थे उनको पेश करा करके पास करा लिया गया। महंगाई की बात नहीं हुई, बेरोजगारी की बात नहीं हुई, बिजली की बात नहीं हुई, यहाँ तक कि जो शिक्षा महंगी की गई है उसकी कोई बात नहीं हुई। बिना किसी बहस के सत्र में अगर आप देखें 19 तारीख से लेकर आज के दिन तक जो भी दिन था, केवल और केवल हंगामा हुआ। हंगामा विपक्ष इसलिए करता रहा क्योंकि उनको जो सवाल थे उनके उसके जवाब नहीं मिल पाए थे। और आज तक की बात करें, आज जो वॉकआउट हुआ था, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना प्रश्न करने के बाद जब उन्हें उत्तर नहीं मिला, उसके बाद वो वॉकआउट कर गए और पैदल अपने कार्यालय तक मार्च किया उन्होंने, और ये विरोध करने का उनका तरीका था। अगर देखा जाए तो आज जो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, सत्र में जो बहस होनी चाहिए थी, जिस तरीके की बहस होनी चाहिए थी, जो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो आज नहीं हो सकी, आज तक नहीं हो सकी। ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, आज तक इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो सकी। जो भी विधेयक थे बस उन्हें पास कराकर सत्र का समापन कर दिया गया। जी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात एक और इसका दूसरा पहलू है कि मान लीजिए कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, और वो एक तरीके से ये देखा जाए कि भाई दोनों राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों जनता की नज़र में खुद को हीरो साबित करने के लिए उनकी सारी कवायद थी, लेकिन उनके मुद्दे बिजली, पानी, अभी एक विधायक कह रहे थे कि भाई बिजनौर के 17 गांव में लोगों के ज़मीनें छीनी जा रही, हमें आपको पता ही नहीं। इस तरीके के मुद्दे भी इस प्रदेश में हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या एड्रेस ना होना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सदन के औचित्य पर सवाल नहीं खड़ा करता? पूर्व जी बिल्कुल सर, ये मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों को लेकर के, जैसा कि आपने बताया कि जमीन कब्जाई जा रही है, कहीं पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के समस्या है। आज की समाज की सबसे बड़ी जो समस्या, अगर उत्तर प्रदेश की कहें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस समय रोजगार की है, महंगाई की है। उन सब बातों पर चर्चा नहीं हुई, ये बड़ी बात है। और आज अगर जिलों की बात करें, जिलों पर जो निचले क्रम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको लेकर के कई शिकायतें आपने सर पीछे भी देखा किस तरीके से IGRS पर रिपोर्ट होता रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के आज तक चर्चा नहीं की गई। सत्र की बात करें तो सत्र में विपक्ष की भूमिका अगर देखा जाए तो आज तक बसपा के एकमात्र सांसद जो रसड़ा से विधायक हैं उमाशंकर सिंह जी, उन्होंने अपनी बात रखी। सत्र की भूमिका में
अगर विपक्ष देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जगह उन्होंने निभाई और कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षा नीति को लेकर के हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो किसानों के लिए जो गन्ना भुगतान की बात थी उसको लेकर हो। ये तमाम मुद्दे एक विधायक ने उठाए, बाकी इस पर चर्चा तक नहीं हो सकी और जो जवाब आया वो भी रटा रटाया सा। तो ये बड़ी बात थी और इस सत्र को जी ठीक बात। सभी जी, कुल मिलाकर जो सरकार है, क्या उसको तो विपक्ष के जवाबों को देना चाहिए ना। जो विपक्ष सवाल करेगा, भाई जो विपक्ष वो किससे सवाल करेगा? पत्रकार किससे सवाल करेंगे? सरकार से ही करेंगे। तो वास्तव में ये एक नई तरीके का ट्रेंड है या इसके पीछे और कुछ नेतार्थ हैं? लेकिन दोनों जो बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई वो ये है कि सदन बाहर लगा, सदन शुरुआत में सदन बाहर लगा, आज भी सब कुछ बाहर ही तय हो गया, विपक्ष बाहर ही रहा। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके से जो व्यवस्था है, विधायी व्यवस्था है, सदन है, इसका जो भविष्य है, मुझे लगता है कि इसमें अब बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और मूल मुद्दे चर्चा से गायब हो जाते हैं, सदन में जवाब नहीं मिलते हैं, वॉकआउट हो जाता है। ये इससे आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? सभी हैदर। सभी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी, मुझे इस पूरे वस्तु स्थिति के ऊपर ये कुछ लाइन सी याद आ रही है, ठीक नहीं है, लेकिन जितनी याद आ रही है उसके जरिए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ना तेरा है ना मेरा है, जो बात ना समझी गई तो नुकसान सबका है। जहां तक देखिए सवाल की बात है, और सवाल पूछना जो है वो सबका अधिकार है, और अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सदन के पटल पर सवाल नहीं होंगे, तो निश्चित तौर के ऊपर वो सदन कैसा, वो लोकतंत्र कैसा, वो व्यवस्था कैसी। सरकार ये चाहती है कि विपक्ष सवाल पूछे, और जो विपक्ष है अगर उसके विधायकों की नजर से हम बात करें तो सतीश महाना जो है एक आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अभी इस सत्र में ही जो है वो विधायकों के दिल में जगह बना चुके हैं। किसी ने भी सतीश महाना को लेकर कोई बात जो है वो नहीं कही, कि निगेटिव बात नहीं कही, लेकिन सरकार ये चाहती है कि साहब ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे जो तरीका है, जो सिस्टम है, ये लोकतंत्र का मंदिर है सदन, यहाँ पर कैसे आया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खड़ा हुआ जाए, सवाल पूछने के तौर तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से खड़ा हुआ और उसने सवाल पूछ लिया। सदन में सवाल पूछने के तौर तरीके हैं और सबको उन तौर तरीकों को फॉलो करना होगा। अगर दीर्घकालिक सदन चल रहा है तो उसमें प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में कोई भी विधायक कहीं से अगर उसको ऐसा लगता है तो वो माननीय अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेकर अपना सवाल पूछ लेता है, या अध्यक्ष महोदय जिसको चाहते हैं वो खड़ा होकर अपना सवाल पूछ लेता है, सरकार उसका जवाब देती है। लेकिन अगर हम इस पूरे मानसून सत्र को देखें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ये चाहा था कि साहब वो पदयात्रा निकाले, वो सड़क के ऊपर जनता के बीच में जाए और वो ये बताने की कोशिश करे कि साहब सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। और जो रेखांक समाजवादी पार्टी का जो एक कह सकते हैं कि एक जो उनका एक तरीका है या जो एक रणनीति है कि वो सरकार को अहंकारी बताना चाहती है, सरकार को बताना चाहती है कि साहब ये हिटलरशाही सरकार चल रही है, यहाँ पर किसी की सुनी नहीं जा रही है। 4 दिन का उन्होंने एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बताया था, उसमें बहुत चर्चा हो चुकी है, वो नहीं हो पाया, फिर वो निकले, उसको भी सरकार ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं सर ये मैं कह सकता हूं कि ये अखिलेश यादव का जो मुलायम सिंह यादव धोबी पछाड़ वार मारते थे, ये आज का जो वार है ये बिल्कुल धोबी पछाड़ है। किसी को नहीं पता था कि आज समाजवादी पार्टी के विधायक, स्वयं अखिलेश यादव को भी शायद उन्होंने कोई ऐसी रणनीति बना के जो है वो काम नहीं किया था कि आज जाएंगे और वहां से इस तरीके से आएंगे और मैसेज देंगे। ये जो भी कुछ हुआ है ये 10 मिनट के अंदर जो हुआ है, अगर ये रणनीति होती तो समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया है, समाजवादी पार्टी के जो फोटोग्राफर हैं, समाजवादी पार्टी का जो यूट्यूब लिंक है, वो सारी चीजें मुहैया होती, या विधायकों को इस चीज का पता होता, या मीडिया को इस चीज का पता होता। मीडिया को यह तब पता चला जब अखिलेश यादव सदन से पैदल निकले और उनके विधायक, जब अखिलेश यादव निकले तो उनके पीछे पीछे विधायक निकले। तो उसके बाद फिर सारी चीजें बहुत तेजी से बदली और पूरा जो आज ये 1 हफ्ते का जो सदन था, कह सकते हैं कि इसको समाजवादी पार्टी ने लूट लिया। और उसका जो मैसेज था ये देने का था कि उत्तर प्रदेश में
एकमात्र इकलौती अगर विपक्ष की असली दुकान है, असली पार्टी है, तो वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि सर जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें, सिनेरियो बदल रहा है, जनता दल यूनाइटेड भी है, ममता बनर्जी भी है, आप पार्टी भी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो विपक्ष को कहीं ना कहीं जो वोट शेयरिंग है वो करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मॉनसून सत्र को महिलाओं के तौर के ऊपर, विधेयक के तौर के ऊपर, व्यवस्था के तौर के ऊपर पेश करना चाहती थी, जो नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने आज सड़क पे आंदोलन किया, सड़क से पैदल अखिलेश यादव अपने 111 विधायकों के साथ गए, निश्चित तौर के ऊपर आज मीडिया का स्क्रीन शेयर किया, कल अखबारों में जो है वो स्पेस शेयर करेंगे, और चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव अब जमीन पर उतर आए हैं। जो उन पर आरोप रख रहे थे कि अखिलेश यादव एसी के नेता हैं, वो जमीन, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें, थोड़ा पहले जाए, मायावती की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि साहब वो आंदोलन करेंगे, चारों तरफ जो है वो छावनी बना दिया गया, और फिर नेताजी निकले ये कहकर के वो पार्टी दफ्तर जा रहे हैं, और हसगंज चौराहे पर आकर उन्होंने धरना दे दिया। और उसके बाद फिर गोरिल्लों की तरीके से कोई ताज होटल में रुका था विधायक, कोई क्लार्काबाद होटल में रुका था, कोई चरण गेस्ट हाउस में रुका था, क्योंकि सबको पता था कि सरकार जो है वो उनके आंदोलन को नहीं सफल होने देगी। तो वो सारे लोग जो हैं, जैसे ही खबर आई कि मुलायम सिंह यादव हजरतगंज में दरी बिछाकर बापू की प्रतिमा के पास बैठ गए हैं, सारे विधायक आ गए, और वहां पर फिर चीजें आगे बढ़ी। समाजवादी पार्टी का जैसे एक ही सिद्धांत है, या कह सकते हैं फॉर्मूला है, चर्चा, पर्चा और खर्चा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विपक्षी चेहरे के तौर पर चर्चा में बनी रहना चाहती है, जिसकी वजह से आज उसने ऐसा पैदल मार्च किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सभी इधर आपका भी बहुत शुक्रिया, और पूर्व जायसवाल आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सभी हैदर ने पूरी कथा काया समझा दी, और अपूर्व ने भी ये बताया कि भाई जो विपक्ष की भूमिका थी सवाल पूछने की, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक ने उसको, उस रस्म अदायगी को पूरा किया। लेकिन एक बात तो यह है, सभी की बातों से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी कि सदन व्यवस्थित तरीके से चले, और समाजवादी पार्टी को अपना एक उसकी रणनीति थी, और उस रणनीति के तहत उसको एक मजबूत और भारी भरकम विपक्ष दिखने की उसको कोशिश करनी थी, और वो उसमें कामयाब भी हुई। एक ब्रेक ले रहे हैं। सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदन से समाजवादी पार्टी और हम वॉकआउट कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जब जवाब नहीं मिले सदन के अंदर तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर सभी हैदर ने चीज़ें साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक व्यवस्थित सदन चलाना चाहती थी। तो कम से कम सतीश महाना के बारे में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कोई नहीं कह सकता कि वो विपक्षी विधायकों को
मौका नहीं देते। विपक्षी विधायक भी उनकी तारीफ करते हैं और निश्चित तौर पर वो योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मकसद था वो क्या सदन चलाना था या खुद को एक मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करना था, ये दो बड़े सवाल हैं। लेकिन सदन में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने सवाल तो पूछे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिजली वाला सवाल बड़ा चुभने वाला था। सीधे मंथन में आलोक भदौरिया जी के पास चलते हैं। आलोक जी, कुल मिलाकर 19 से लेके आज 23 तक का सदन, एक दिन महिलाओं के नाम और एक दिन जो दिवंगत विधायक थे उनके नाम। उसके बाद सवाल, विपक्ष का कहना है कि भाई सवाल जो हम पूछते हैं उनका जवाब नहीं मिलता। तो सदन आपको नहीं लग रहा है कि भाई कुछ दिनों बाद तो ये हो जाएगा जब सब कुछ सड़क पर तय होना है, भाई विपक्ष को भी सड़क पर आ जाना है और सत्ता पक्ष भी सड़क पर आ जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो बड़ी सदन का औचित्य, विधानसभा का औचित्य, इन सब सारी चीज़ों का फिर औचित्य क्या रहेगा जब सदन के अंदर सदन की बात नहीं हो पाएगी? आलोक जी। बात आपकी सही है कि बहुत सारे फैसले और बहुत सारे जो बहस होती है वो सदन के अंदर होनी चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर उतना ही सही ये भी है कि विपक्ष को सड़क पर उतरना भी चाहिए। अगर उनकी बात अगर सदन में नहीं सुनी जा रही है, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो विपक्ष का भी पूरा अधिकार है और ये बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है कि उनको अपनी बात अपने वोटरों तक, उत्तर प्रदेश के जितने जो वोटर्स हैं सब तक पहुंचाने का उनको भी हक है। अब सवाल एक खड़ा होता है, पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है, सत्ता पक्ष बहस क्यों नहीं करना चाहिए? सत्ता पक्ष सही जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? आज केवल अभी इस समय जरूर उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन केंद्र में भी यही बात। आप याद करिए, केंद्र से जो चीज चलेगी वही तो राज्यों में भी होगी ना। आप याद करिए कि आपके किसानों के 3 किसानों के कानून पास हुए, कितनी देर बहस हुई? क्या आपको पता चला कि वो ध्वनिमत से हुआ तो किस तरीके से ध्वनिमत से पास हुआ? तो ये सत्ता पक्ष को भी एक अपना एक अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए। विपक्ष की बात तो जायज है, क्योंकि विपक्ष का मांग है, लोगों की मांग रखना, लोगों की बातें उठाना, वो उनका धर्म है और वो उसको चाहेंगे कि अगर वो एड्रेस नहीं होगा तो वो सड़क पर उतरे ताकि लोगों तक बात नहीं कर। एक मीडिया भी एक और है। आप इसमें दुर्गेंद्र जी बधाई के पात्र हैं कि आप इस तरीके के सवालों को उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया जो हैं, जो चैनल या जो है, वो उस तरीके से विपक्ष की बात नहीं उठाते। एक और बात, हाल फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा एक व्यापक रूप देना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस ने बहुत सालों के बाद एक भारत जोड़ो यात्रा चालू की। उस यात्रा का ये निष्कर्ष, उस यात्रा का ये इम्पैक्ट है 13 दिन के बाद में आज सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को भी, उनको भी लग गया है कि अब हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। केवल ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बयान देकर या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह के आप नहीं बचने वाले। जैसे गुजरात का इतना बड़ा मामला हुआ, बिल्किस बानो में आप बच के निकल जाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। आपको मुद्दों पे सीधे बात करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो आपको बिजली पे भी बात करनी पड़ेगी। बिजली केवल उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, देश भर का मुद्दा है। नए कानून की जो केंद्रीय स्तर पर तैयारियां हो रही हैं वो राज्यों पर भी वो चीज प्रभावी होगी। तो अखिलेश की ये बात बिल्कुल जायज है, उनको लाइमलाइट में आने के लिए वो कर रहे हैं, ये निष्कर्ष निकालना मेरे को थोड़ा सा जल्दबाजी है। ये उनका धर्म और सत्ता पक्ष का भी धर्म है कि सदन चलाएं, और सदन चलाने के लिए अगर विपक्ष की सहमति और विपक्ष की अगर बातों का जवाब देना जरूरी है तो वो जवाब देना चाहिए और हर हालत में देना चाहिए। संवैधानिक अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना चाहिए और विपक्ष से ज्यादा सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। दुर्गेंद्र, ठीक बात है, ठीक बात है। नकवी साहब, आलोक जी ने कहा कि भाई विपक्ष का ये अधिकार है और अखिलेश यादव ने कोई गलत बात नहीं की है। जब उनके सवालों का जवाब वहां मिला नहीं सदन के अंदर तो क्या करेगा आदमी? एक सूरत यह है कि पहले कभी भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो गया कि 48 घंटे तक तमाम विधायक वेल में बैठे रहे, पूरा सत्ता पक्ष चला गया लगातार। एक तरीका ये हो सकता था। दूसरा तरीका, वो सड़क पर आ गए, बाहर निकले, मार्च किया, पार्टी कार्यालय चले गए। लेकिन बात तो उन्होंने अपनी कह दी। तो क्या सत्ता पक्ष सवालों का जवाब नहीं देना चाहता
या विपक्ष का मकसद? आलोक जी ने कहा बड़ी जल्दबाजी होगी इसका निष्कर्ष निकालना कि अखिलेश यादव कोई लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नकवी जी, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। संतोष दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद आपका। सीधे सीधे जी ये सवाल अब हम समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ में शर्मिला जी, उनसे करते हैं। शर्मिला जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है वो कह रही है कि भाई सदन तो हम ढंग से चलाना चाहते हैं, सदन के तौर तरीके होते हैं, प्रश्न पूछने की व्यवस्था होती है, आप उस तरह आइए, हम सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार थे। योगी जी भी इस बात को कह रहे थे, पहले दिन भी उन्होंने कहा था, लेकिन आप लोगों का मकसद तो हंगामा खड़ा करना था। शर्मिला जी, कहाँ हंगामा कहाँ करना था माननीय जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी पे जो छात्र का फीस बढ़ाया गया है, इस टॉपिक पे माननीय जी बात करना चाह रहे थे, तो सदन में वो लोग सुन कहाँ रहे थे? सदन में तो कुछ सुना नहीं जा रहा था। माननीय जी को मजबूरी होकर वो उनको सड़क पे आना पड़ा। जब आप महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आज की डेट में हमारे छात्राओं पर बेरोजगारी जो है, आज उसका नौकरी कहीं नहीं दिया जा रहा है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है और लाकर फीस बढ़ाया जा रहा है, तो कहाँ से लोग उसको करेंगे? माननीय जी तो इसीलिए अपनी बात, हमारे विधायक अपनी बात को जब रखे है सदन में, तो उनकी सुननी कहाँ गई? लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। उन तक तो विधानसभा ही भंग करने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं की जाती है। वो माननीय जी हमारे अगर लोकतंत्र में सड़क पर वो अगर अपने कार्यालय से वो विधानसभा तक पैदल आना चाह रहे थे, तो उन्हें आने क्यों नहीं दिया गया? क्यों रोका गया? क्यों डर गए वो? क्यों सरकार डर गई है? क्यों अपनी बात को लोकतंत्र में हम इतनी भी स्वतंत्र नहीं है कि हम अपनी मन से सड़क पर चले? क्यों प्रशासन फौज लगा दिया गया? क्यों रोक दिया गया है उनको? ठीक बात है। शर्मिला जी ने बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। संतोष जी, आप भी विपक्ष में हैं और कुल मिलाकर आज ये कहा गया कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही सरकार अहंकारी सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, और विपक्ष का जब बात ही नहीं सुनी गई, विपक्ष की जब सदन में सुनी नहीं जा रही, तो कह रहे हैं सदन में रहने का औचित्य क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं दुर्गेन्द्र जी। सबसे बड़ी बात, एक कहावत है गांव में कि जबरा मारे और रोए न दे। तो वही वाली स्थिति सरकार की है कि हम गलती पे गलती करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, नारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो सरकार को करनी चाहिए उसमें असफल है। फिर भी अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहता है तो वो अपनी दबंगई दिखाते हैं, पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर, उनकी और जो एजेंसियां हैं उनके बल पर। वही स्थिति है कि हम गलती करेंगे लेकिन आपको उठाने नहीं देंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। तो गांव में जैसे जबरदस्त व्यक्ति होता था तो किसी को कोई मुद्दा नहीं उठाने देता था, उसको पीट पाट के बराबर कर देता। तो आज पुलिस से वही काम है। लगातार आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है सड़कों पे। आज भी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हमारी जो है व्यापार प्रकोष्ठ ने जो है प्रदर्शन किया। ये सारी चीजें हैं, लगातार हमारे यूनिट जो है प्रदर्शन कर रही है जिलों में। हम संख्या बल में विधान सभा में नहीं है, लेकिन जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता, हमारा वॉलंटियर सड़क की लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं भैया। नहीं, बिल्कुल सड़क की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सड़क पे लड़ रहे हैं, सदन में हम नहीं है। लेकिन सदन में जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, इनको मजबूती से अपनी बात को रखना चाहिए। कभी कभी ये लोग भी देख के गलती करके भागते हैं। अरे वो भागो नहीं, लड़ो, क्योंकि लड़ोगे तभी जीतोगे। तो ऐसी स्थिति अपनानी पड़ेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना के विपक्ष को डराना चाहती है, विपक्ष को मजबूर करना चाहती है। अभी देख रहे हैं आप दिल्ली में जिस तरीके से हमारे मंत्री को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी और भी एजेंसियां। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वॉलंटियर इनका जवाब देने के लिए तैयार है और इनसे लड़ने के लिए तैयार है और इनसे जवाब मांग रहा है। संतोष जी, जो केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में शुरू किया मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि किसानों को बिजली फ्री मिलेगी। और अब अखिलेश यादव ने जब सवाल पूछा सदन में कि भाई बिजली कब से फ्री दोगे,
तो मंत्री जी कह रहे हैं हम दे नहीं पाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि भाई मंत्री जी कह रहे हैं हम दे नहीं पाएंगे। दुर्गेन्द्र जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज पूरी तरीके से तय है कि ये जुमला करते हैं, और इनके बड़े नेता ने एक बात कि भाई हम तो जुमले कर देते हैं कभी कभी चुनाव में। तो इस भारतीय जनता पार्टी के जुमले में भरोसे की क्या आवश्यकता है भाई? आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये बुनियादी आवश्यकता है जनता की। ठीक बात है। शरद त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही गंभीर नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी, बहुत सारी विपक्ष के लोगों को आपने सुना और दिन भर आपने सुना होगा कि विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि भाई आप ना कोई जवाब देते ना बोलने देते हैं, विपक्ष का गला घोट रहे हैं सदन के अंदर, तो फिर क्या विकल्प है उसके पास? बाहर जाएगा, जनता के सामने जाएगा। और मेरा सवाल ये कि जब सब कुछ सड़क पर ही तय होना है तो सदन की फिर क्या जरूरत है? आगे तो बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, सदन के औचित्यहीन हो जाएगा। दुर्गेन्द्र जी, हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद जो पार्टी सत्ता में रही है 4 बार, तो सदन की मर्यादा, हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करेगी। लेकिन जो इन्होंने किया है पिछले 3 महीने 4 महीने में, जब से ये लोग विपक्ष में इनको बैठाया गया है, दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में और दूसरी बार इनको लोकसभा में भी विपक्ष में बैठाया है जनता ने। लेकिन दिक्कत यह है कि एक गजल है कि तो हमको अपनी खबर नहीं यारों, तो जमाने की बात करते हो। इनकी पार्टी का इनको पता नहीं है। इनके खुद के विधायक को एक कहता है कि हमसे बदबू आ रही है, अखिलेश जी को लगता है कि हमसे बदबू आ रही है। दूसरा विधायक कहता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। अब आजम खान साहब कहते हैं मुझे अपनों से खतरा है। ये तो इनके अपने की हालत है। ओपी राजभर जी साहब, इनके पब्लिक में इनका पूरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, ओपी राजभर से तलाक हो गया, वो गुजरे जमाने की बात हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। ओपी राजभर को कोई सीरियस नहीं लेता, छोड़िए उनको। आज ये हालत है कि ये ना वहां प्रश्न पूछने को तैयार है, न ये वहां जवाब लेने को तैयार है। आप लिखित में दीजिए, आपको लिखित में जवाब दिया जाएगा। अगर आप या तो ये है कि नहीं, जो हम आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम सड़क पे उतर आएंगे। अगर हर चीज का फैसला सड़क पे करना है तो इन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे दे और सड़क पे बैठ के जो हंगामा करना करें। जनता इनको 4 बार 8 साल में विपक्ष में बैठा चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है। नहीं, विपक्ष में देखिए शरद जी, विपक्ष में बैठना भी कोई बुरी बात थोड़ी है। जनता ने ये भी जिम्मेदारी उनको दी है कि वो आपकी आंखें खोलें, आप सरकार में हैं। ऐसा अगर समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीतता तो मैं कहता, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से जनता नाराज है, ये कह सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से तो नाराज नहीं इतनी। भाई जनता ने उनको चुनकर भेजा कि आप जाओ विपक्ष की भूमिका निभाओ। आज आपको भी बैठाई है, लेकिन आप महिलाओं के साथ क्या न्याय कर रहे हैं? क्या अन्याय कर रहे हैं? नहीं, जवाब लेने दीजिए शर्मिला जी, जवाब लेने दीजिए शरद जी से। बोलिए शरद जी। विधानसभा के अंदर ये सरकार की नहीं सुनते हैं, और आपकी बहस में ये जो सरकारी प्रवक्ता है उनकी, जो पार्टी के प्रवक्ता उनकी सुनने को तैयार नहीं है। समस्या यही है विपक्ष की कि हालात इतने उत्तर प्रदेश में जो 83%, आप आंकड़े नोट कर लिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा 83% जो कन्विक्शन रेट है साइबर क्राइम्स में है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं, औसत दर की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है। औसत जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उनमें 24वें नंबर पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक शरद जी, बिजनेस में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में। ठीक बात है। ये सरकारी आंकड़े नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी। अरे भाई यही सब बातें तो होनी थी सदन में, यही सब जवाब देने थे। अखिलेश यादव ये सवाल पूछ रहे थे आंकड़ों समेत। शरद जी, अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा, अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा शरद जी कि भाई जो आपने चुनाव में कहा था किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, तो मुकर गए कि भाई बिजली देने मैं नहीं दे पाऊंगा, अब मिल नहीं पाएगी। देखिए, सब पार्टियों ने कहा हम मुफ्त देंगे, लेकिन हम जब जनता के बीच में गए चुनाव जीतने के बाद, तो जनता ने कहा जी हमको बिजली चाहिए, मुफ्त नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, गजब है। आपके कान में जनता ने कह दिया, आपके कान में कह दिया, किसी को पता ही नहीं चला कानों कान। ये कोई बात थोड़ी होती है। 45 लाख मकान हमने दिए हैं।
ये सब देखिए, जो मुद्दों की बात करिए सीधे। हमने 1 करोड़ 60 लाख आपके कान में जनता ने कह दिया हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हमें बिजली दीजिए। दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय दिए हैं, अरे लेकिन भाई मोदी जी ने बहुत काम किया है, योगी जी ने बहुत काम किया है, लेकिन वादा करके मुकर जाना क्या जुमलेबाजी करना जरूरी है? दुर्गेन जी, हम 15 करोड़ को उत्तर प्रदेश में और 85 करोड़ को पूरे देश में, अरे इन्होंने 125 करोड़ को ये हालत है। 125 करोड़ ठीक बात है, ठीक बात है, वो समझ में आ गया, ठीक बात है। आप इतने लोगों को अभी दे रहे थे, अब बहुत सारे लोगों को देना भी आपने बंद किया है। मुफ्त राशन आप लोग आत्मनिर्भर भी बन गए, तो क्यों वो करने की जरूरत है? नकवी साहब, आपने चूंकि लगातार व्यवधान हो रहा था, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। विधानसभा का मानसून सत्र उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया, जो कुल जमा 0 बटा सन्नाटा सिफर है जनता के मसले पे। इस पर आपकी पहली टिप्पणी। और दूसरी, जो मुफ्त बिजली का वादा करके अब सरकार सदन में कह रही है कि भैया जनता ने वो दे नहीं पाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि वो मंत्री जी ने कह दिया वो मुफ्त नहीं दे पाएंगे बिजली, और प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई जनता जब वो चुनाव जीत कर जनता के बीच में गए तो जनता ने कह दिया भैया बिजली दो, मुफ्त नहीं चाहिए। आपकी टिप्पणी, आप राजनीतिक समीक्षक हैं, बोलिए नकवी जी। कि जिसने हमसे ज्यादा नकवी जी, आज उन देशों का ये आलम है कि वहां पे लोग फ्री लेने जाने लायक तक नहीं रह गए। श्रीलंका और पाकिस्तान में लोग फ्री लेने जाने की हैसियत में भी नहीं रह गए, जो हमसे ज्यादा फ्री दे रहे थे। यही रेवड़ी कल्चर। अरे चुनाव के समय सोच लेते शरद जी, ये लफ्फाजी करने की क्या जरूरत थी? चुनाव के समय सोच लेते कि श्रीलंका बन जाएगा और तुरान बन जाएगा। झूठे वादे मत करिए जनता से। बोलिए नकवी जी, बोलिए नकवी जी, बोलिए नकवी जी, बोलेंगे प्लीज प्लीज। नकवी जी, चौहान साहब मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपसे सवाल है मेरा। नकवी जी, आपसे सवाल है कि मानसून सत्र कुल जमा 0 बटा सन्नाटा में निपट गया, जनता के मुद्दों की बात नहीं हुई कोई भी। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं दर्शक। जी बोलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है, भयंकर व्यवधान है। आलोक भदौरिया जी के पास चलते हैं। भदौरिया जी, अभी आपने सुना भी होगा, अखिलेश यादव ने इसी मानसून सत्र में सवाल पूछा सरकार से कि किसानों को बिजली देने की बात आपने कही थी। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को कहा था कि मुफ्त में बिजली देंगे, तो उसका क्या हुआ? अभी तक तो किसानों को ये सुविधा मिली नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा भाई मंत्री जी कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि वो नहीं दे पाएंगे बिजली मुफ्त में। यहाँ पर आपको एक चीजों पर गौर करना पड़ेगा। एक अपना दिल्ली का एक मॉडल देखना पड़ेगा। एक अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि हम आपको कुछ यूनिट मुफ्त देंगे, और इतने यूनिट तक मुफ्त दिए जाने का प्रावधान किया भी गया था, और वो सफलतापूर्वक चल भी रहा जी। उन्होंने ये कहा था कि बिजली कंपनियां कुछ ज्यादा रेवेन्यू कम। अब ये एक घटनाक्रम जो अपने देश में, देश की राजधानी दिल्ली में ये लागू, पंजाब में तैयारी हो रही है फिर से इसमें। और सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम ले चलते हैं, थोड़ा सा ले चलते हैं, ज्यादा नहीं, केवल 20 सेकंड बस। अभी यूरोप में हमारे पास प्राकृतिक गैस का जबरदस्त संकट है। सर्दियों में सबसे ज्यादा अगर गैस की जरूरत पड़ती है घरों को गर्म करने के लिए, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने उसकी सप्लाई जो बहुत कम कर दी है, तो पूरे यूरोप में लगभग समझिए कि हाहाकार की स्थिति मची हुई है। अब इसमें से एक फैसला उन्होंने लिया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो लिया है फैसला जर्मनी का ये स्टेटमेंट आया है कि जो ऊर्जा कंपनियां हैं, जो ऊर्जा सप्लाई करती हैं, ये जरूरत से ज्यादा पैसा कमा रही है। अब इन पे अंकुश लगाया जाना चाहिए, अब इनको अपना प्रॉफिट कम करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दिल्ली एक छोटा सा मॉडल है, लेकिन अगर आप जर्मनी की बात करें तो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है, जो कहना चाहिए कि यूरोप को लगभग खींच सी रही है। इंजन है वो यूरोप का बेसिकली। हमारे यहाँ इंजन का आजकल बड़ा वो नाम लिया जाता है ना, तो उसको हम जर्मनी भी यूरोप का एक इंजन। अगर वो ये बात कह रहे हैं और उसको लागू करने की तैयारी चल रही है,
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये दुनिया में होना चाहिए कि कॉरपोरेट में जितनी जो कंपनियां हैं ये अनाप शनाप क्यों कमाए। भारत कौन सा देश है? वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो रैंकिंग है, उसमें भारत निम्न मध्य वर्ग में आता है जी। मध्य वर्ग में नहीं है, निम्न मध्य वर्ग में आता है। जितनी जरा सा खुश होने से कोई फायदा नहीं है कि ब्रिटेन का क्या है, कॉर्पोरेट में हमको अंकुश लगाना चाहिए ताकि वो एक अनाप शनाप ना कमाए। निम्न मध्य वर्ग के आधार पर जो देश है, जो श्रेणी है पूरे वर्ल्ड में, आप चाहे कुछ भी अपना डंका पीटते रहे, चाहे विश्वगुरु बनाइए चाहे अपने को कुछ भी बनाइए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटना जो श्रेणी है भारत को जो किया गया लिस्ट, वो है निम्न मध्य वर्ग। गूगल कर लीजिए, सब जो भी आपके दर्शक है वो भी खुद मुतमईन कर लें बजाय मेरे कहने के। तो सवाल है कि कॉर्पोरेट को अनाप शनाप प्रॉफिट से रोका जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर बिजली अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो सवाल यह है कि ये अपोजिशन का ये धर्म है कि ये बातें, इनका खोखलापन, इनके खोखले नारे, इनके खोखले वादे किसी भी पार्टी के, अगर सत्तारूढ़ करता है तो वो लोगों, सत्तारूढ़ दल करता है तो वो लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए ताकि नेता भविष्य में इस तरीके से एक आम मध्य वर्ग का, एक जो गरीब है उसका एक मजाक न बनाए। ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि हमारे भारत की जो संवैधानिक अवधारणा है वो है वेलफेयर स्टेट। ये बहुत ही हमारा कैपिटलिज्म नहीं है, हमारा संविधान की जो भूमिका जो लिखी गई है, जो प्रस्तावना है, उसमें है वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट में कॉर्पोरेट को अनाप शनाप कमाने की छूट नहीं देनी चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। ठीक बात। संतोष दुबे जी, आलोक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई एक तो विपक्ष का धर्म है कि अगर सरकार कोई वादे करती है, वो पार्टी और सत्ता में आती है तो विपक्ष सवाल पूछेगा। शरद जी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, योगी जी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, पूछना चाहिए, यह धर्म है उसका। अब ठीक है, उन्होंने साफ कह दिया हम नहीं दे पाएंगे, वो जाने, उनका काम जाने, जनता देखेगी कि भाई हमसे क्या वादा किया था, क्या नहीं किया था, या उसके बदले हमें क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिजली के बदले हमें शौचालय ज़्यादा दे रहे हैं, बिजली के बदले हमें खाद्यान्न ज़्यादा दे रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या बिजली के बदले बिजली ही हमको सही दे रहे हैं, पैसा हमसे ले रहे हैं। एक बहुत अहम बात आलोक जी ने और कही कि जो कारपोरेट कंपनियों का मुनाफा है वो बेतहाशा बढ़ रहा है। अगर कोई कारपोरेट कंपनी बिजली सप्लाई करती है तो अंधाधुंध कमाती है। इस पर जर्मनी जैसे देश, जो यूरोप का इंजन कहा जाता है, वो रोक लगाने की बात कर रहा है। तो भारत की क्या बिसात है कि हम लोग तो डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलपिंग इकोनॉमी भी हैं। संतोष जी, अगर कुल मिलाकर देखें तो जो इस तरीके की जो जन उपयोगी चीज़ें हैं, क्या उनमें बहुत भयंकर रूप से मुनाफा लेना चाहिए? नहीं, कतई नहीं। जिस तरीके से देखिए दुर्गेन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कारपोरेट, आप एक चीज समझो, इस देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने दो व्यवस्था की है, अपर और जो है लोअर। मिडिल जो व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर रखा, और सबसे ज्यादा परेशान इस देश में मिडिल। निम्न वर्ग को आपने क्या किया, उनको जो है आपने मुफ्त में राशन बांट दिया, मुफ्त में और चीजें दे दी। अच्छा, वो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, तो उनको आपकी जो ये राजनीतिक जो बढ़ावा आप दे रहे हैं कारपोरेट कंपनियों को, उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। जो मिडिल वर्ग का लोग है, मिडिल फैमिली है, जिसको आप अपने को कह सकते हैं कि मिडिल में रहते हैं। इस देश में हमें देखा जाए तो बहुत सारे जो संख्या है वो मिडिल की ही है। अपर मिडिल जो कोई अपने को बना लिया वो बात अलग है, लेकिन मिडिल ही है। और मिडिल की व्यवस्था ट्रेन के उस सीट की तरह है, जैसे ट्रेन में एक मिडिल सीट दिया जाता है कि नीचे वाला उसको ठोकता है और ऊपर वाला भी दबाता रहता है, तो वो व्यवस्था हो गई। और जिस देश में जो कारपोरेट की आप बात कर रहे हो, तो कारपोरेट पे तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही हुआ है। इनकी सरकार जब भी रही है, कारपोरेट घरानों को ही बढ़ाने का काम किया इन्होंने। हमेशा कारपोरेट के लोगों को आगे करने का काम किया, कारपोरेट के लोगों को कमाने का काम किया, और आज यही काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कौन कमा रहा है इस देश में? गिने चुने 4 नाम है जिनको पूरा देश के लोग और पूरे मीडिया के लोग जानते हैं। कारपोरेट, संतोष जी, कारपोरेट के हाथ में अर्थव्यवस्था भी रहती है, वो देश का निर्माण भी करते हैं, आप उनको खारिज नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ देश का निर्माण करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा देश सौंप देना, भाई जो चीज, अब आप ऐसे समझो कि कोई चीज ये सरकार कहती है कि हमारा घाटे में जा रहा है, और कारपोरेट को मिलते ही वो फायदे में कैसे? घाटे की चीज कारपोरेट क्यों खरीद रहा है?
ये भी तो एक सोचने की बात ठीक बात है, ठीक आप बात है। कंपनी- शरद जी जवाब आप दीजिए, सारे- शरद जी सारे संतोष जी की बातों का कंपनियों जवाब को दीजिए। दुर्गेन जी, इन्होंने जो बात कही है, जो संकल्प लिया जाता है वो पूरा करना चाहिए। इन्होंने कहा था दिल्ली में कि 15 लाख कैमरे लगाएंगे, इन्होंने आरटीआई में खुद बिल्कुल जवाब दिया किया कि सरकार ने आप 2.5 लाख शरद जी दिल्ली कैमरे घुमाओ, लगे हैं। आप इन्होंने शरद जी दिल्ली जो घुमाओ, चुनाव आपको जीते लगेगा थे, कि क्या सुन स्थिति है वहाँ लीजिए, की। मैंने हमने कहा कोई टिप्पणी बिजली- नहीं करी थी आपके बोलने अरे पे। बिल्कुल आप सुन रहा हूँ, संतोष जी सुन लीजिए भाई, सुन लेता हूँ। कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अब लीजिए, हमने कोई टिप्पणी नहीं करी थी। अब भी बोलिए सुनो। बोलिए बोलिए तो शरद जी, बहुत वक्त बहुत कम है, बोलिए, वक्त बोलने में लगाइए। 15 लाख कैमरे की जगह 2.5 लाख कैमरे लगा, और ये चुनाव जीते थे बिजली हाफ पानी माफ पे। और इन्होंने बिजली का, तो जनता ने इनको वोट दिया कि साहब हम सबकी बिजली हाफ हो जाएगी। तो इन्होंने जब जीत गए तो इन्होंने कहा सिर्फ 200 यूनिट तक होगी माफ, बाकी में अगर 1 यूनिट भी बढ़ा तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा फुल ये रेट। पहले भी कहा और था, दूसरी, देख लो। नहीं पहले नहीं है, उसके बाद की कहानी है। आप और देख उसके लो। बाद इन्होंने सारी बाकी जो जनता जो बिजली का पेमेंट करती थी उसका रेंट जो है वो 10% बढ़ा दिया। ये इनके खुद के आंकड़े हैं। ये इनके संरक्षण में मुख्य सचिव की पिटाई हुई है, अंशु प्रकाश जी की पिटाई करी। डिरेल मत करिए बहस को, वो पिटाई वाला प्रकरण हटाइए। अब मुझे लगता है मंथन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आलोक जी का बहुत शुक्रिया, शर्मिला जी का बहुत शुक्रिया, संतोष जी का बहुत शुक्रिया, और शरद जी का भी बहुत शुक्रिया, और नकवी साहब व्यवधान के कारण अपनी बातें नहीं रख पाए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल दिक्कत यही है कि अगर हम आपसे पूछे कि भाई आपने क्यों नहीं किया, तो आप हमारी 3 पीढ़ियों का हिसाब किताब लेकर आएंगे कि आपके बाबा जी ने ये नहीं किया था। उसका जवाब ये है, ये चलन हो गया राजनीति में, और इससे कम से कम जनता के सवाल या जनता के मुद्दे हल होते नहीं दिख रहे हैं। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक भारत जोड़ो यात्रा की एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़कर जाएंगे जो आप उसे देखेंगे और विचार करेंगे। केरल में आज यात्रा का विराम था, आज छुट्टी थी। केरल में यात्रा इन दिनों चल रही है, और एक दिन सभी यात्री आराम करते हैं हफ्ते में। इस आराम के दौरान एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें यात्रा की झलकियां दिखाई दे रही हैं। उस वीडियो के साथ जिसमें राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असल मकसद क्या है, इसी वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। The idea of the yatra is hundreds, thousands, lakhs of people walking to tell the people of India that they need to be united. I am a participant in this yatra. There are millions of people now who are involved in this. अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट के यात्री कह सकते हो। यही सवाल आप मुझसे 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा।